अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से। ईरान अमेरिका के दरमियान जो सूरत हाल है, जितनी कशीदा हो चुकी थी, अब किसी तौर पर सीज फायर नजर आता है, लेकिन एग्रीमेंट हतमी तौर पर अभी भी नहीं हो सका। पाकिस्तान का सालसी का किरदार भी इसमें यकीनी तौर पर बहुत ही आम है, लेकिन इस सब के बावजूद क्या आज रात मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या नहीं, इस वक्त के बारे में कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आज के प्रोग्राम में दावत दी एक बहुत ही खास मेहमान, जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, फॉर्मर जज ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट जनाब मरकटे काजू साहब। काजू साहब, हेलो, हाउ आर यू? बिल्कुल फाइन, थैंक यू। काजू साहब, होलिस्टिकली अगर मैं देखूं इस पिक्चर को, तो ईरान और यूएसए एक हिस्ट्री है तवील के साल साल से कन्फ्रंटेशन करते हुए आए हैं, और उसमें एक इसराइल का किरदार वो भी किसी ढका छुपा नहीं है। सर, हाउ डू यू सी जो डेवलपमेंट्स इस वक्त नजर आ रही हैं इन दो अहम मुल्कों के दरमियान? देखिए, ये समझने के पहले मुझे थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना होगा, तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले इंपीरियलिस्ट जमाना था, यानी ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कंट्रीज, इनकी कॉलोनीज थी। जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी थी इंडिया, उस टाइम यूनाइटेड इंडिया था, और यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिश वाइसरॉय थे, ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश सिविल सर्विस, यानी डायरेक्ट रूल था। वैसे ही फ्रांस का कॉलोनियल रूल था, अल्जीरिया में, वियतनाम वगैरह था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये महसूस हुआ, ये इंपीरियलिस्ट पावर्स को, कि अब डायरेक्ट रूल नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये कॉलोनीज में स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म आ गया है, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स शुरू हो गए हैं। तो लिहाजा अब हमको पुराने तरीके से ये चला नहीं सकेंगे, मगर फिर भी वो अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट रिटेन करना चाहते थे, यानी कॉलोनीज व मार्केट एंड सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह। तो वो दे डिड नॉट वांट टू गिव अप द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो किया क्या उन्होंने, दे स्विच्ड ओवर फ्रॉम कॉलोनियल रूल टू नियो कॉलोनियल रूल, यानी डायरेक्ट रूल के बजाय इनडायरेक्ट रूल शुरू कर दिया उन्होंने। इनडायरेक्ट रूल कैसे कि उन्होंने, जैसे इंडिया से ब्रिटिश फौज हट गई, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, वाइसरॉय वगैरह सब चले गए, तो फॉर्मल इंडिपेंडेंस दे दिया गया, बट अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट उन्होंने सिक्योर रखे। और वो तरीका क्या था कि वो जो फॉर्मल कॉलोनीज में जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस हो गई, उसके रूलर्स, कॉलोनीज के रूलर्स जो हुए, दे वर द लोकल पपेट्स ऑफ द इंपीरियलिस्ट पावर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो गवर्नमेंट्स हैं, दे आर ऑल यूएस पपेट्स। कहने को तो सऊदी अरेबिया इंडिपेंडेंट है, कुवैत इंडिपेंडेंट है, और ये बहराइन और ये सब मुल्क इंडिपेंडेंट है, मगर इन फैक्ट दे आर रूल्ड बाय यूएस पपेट्स। इसी तरीके से लैटिन अमेरिका में जो गवर्नमेंट्स हैं, दे आर ऑल यूएस पपेट्स, ताकि वो उनका इंपीरियलिस्ट का अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेफगार्ड होता रहे। कुछ कोशिश की, जैसे लैटिन अमेरिका में चिली ने और ग्वाटेमाला ने और ग्रेनेडा वगैरह, और हाल में वेनेजुएला ने कोशिश करी रियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाने की, तो उनको अमेरिकन ने कुचल डाला। इसी तरीके से इराक में सद्दाम हुसैन या सीरिया में बशर असद थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, उनको अमेरिकन ने कुचल डाला। बचा रहा सिर्फ ईरान। तब देखिए, ईरान की सिचुएशन है बड़ी यूनिक है। हुआ क्या, ईरान को पहले रूल करते थे शाह रजा पहलवी, और वो यूएस पपेट थे। 1951 या क्या एक प्राइम मिनिस्टर आए मोसादिक, जिन्होंने इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करी, मगर उनको सीआईए और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने उनको डिपोज कर दिया, और शाह की रूल चलती रही। फिर क्या हुआ कि ईरान में एक पॉपुलर स्ट्रगल चला अंडर आयतुल्लाह खुमैनी, और वो हुआ 1979 में, एंड देन ईरान बिकेम एक्चुअली इंडिपेंडेंट। तब से इंडिपेंडेंट चला आ रहा। ये
अमेरिका के आंख में किरकिरी बन गई कि सारी तो गवर्नमेंट मिडिल ईस्ट में हमारे पपेट्स हैं, ये कैसे इंडिपेंडेंट हो गए, और इनको ये अगर इंडिपेंडेंट रहेंगे तो इट विल बी एन इंस्पिरेशन टू अदर कंट्रीज इन मिडिल ईस्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि वहां के लोग भी रियल इंडिपेंडेंस हासिल करें। फॉर्मल इंडिपेंडेंस तो है, मगर इट इज नॉट रियल इंडिपेंडेंस बिकॉज they are ruled by US imperialist US and other western puppets. तो ईरान was an exception, और ईरान इसीलिए लड़ाई शुरू करी अमेरिका और इजरायली जो अटैक्स हुए 28 फरवरी 2026 में, in order to have a regime change and install a pro-US regime there. वो पूरा उनका एम था कि जल्दी से ये कर दें, मगर दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल, और 40 दिन तक लड़ाई चलती रही और ये चलेगी। देखिए हुआ क्या कि ईरान वाले बड़े बहादुर निकले, और उनके लिए देखिए एक चीज है कि मोस्ट ऑफ देम आर शियाज, और शियाज में एक वो स्पिरिट है कि हम सर झुकाएंगे नहीं चाहे सर कट जाए, जैसे करबला में इमाम हुसैन ने किया। आप भी शायद शिया हैं, मेमन वाले तो शायद शिया होते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमारे यहाँ इंडिया में तो डिपेंडिंग मेमन्स आर अबाउट सिंध में भी होते हैं, और दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया आल्सो। हमारे इंडिया में तो ज्यादातर मेमन दे आर शिया। अच्छा खैर, तो उनमें ये स्पिरिट बचपन से सिखाई जाती है शियाज में, बचपन से, कि देखो तुम्हें इमाम हुसैन का मिसाल पे चलना है। उन्होंने जो काम किया वैसे ही तुमको स्पिरिट इम्बाइब करनी है, और जालिमों जैसे यजीद जो जालिम था उसके सामने इमाम हुसैन ने सर झुकाया नहीं, चाहे सर उनका काट दिया। यही स्पिरिट तुम में होती हो। ये हर अशूरा के दिन, आप जानते हैं हर साल अशूरा होता है उनका, मुहर्रम करने, उनमें वो अगेन वही रिपीट होता है। तो इरानियंस आर टोटली यूनाइटेड, और जो नेशन यूनाइट हो जाता है फिर उसको डिफीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा वियतनाम की जो लड़ाई हुई, अब देखिए अमेरिकन मोस्ट पावरफुल नेशन इन वर्ल्ड विद द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री, और वियतनाम में गरीब, इट वाज किसान थे वहां के लोग मोस्टली, क्योंकि यूनाइटेड थे अंडर द ग्रेट लीडर हो ची मिन, और उनको चाइना और रशिया ने सपोर्ट दिया, मगर उनमें था कि हम सरेंडर नहीं करेंगे जो हो जाए। तो अगर सरेंडर आप ना करें, दैट इटसेल्फ इज विक्ट्री। यानी स्टेलमेट अगर हो जाए, स्टेलमेट का मतलब है कि ना अमेरिका जीत रहा है ना ईरान जीत रहा है, तो स्टेलमेट हो गया। तो स्टेलमेट इज एक्चुअली विक्ट्री ऑफ ईरान। जैसे स्टेलमेट इन वियतनाम वाज अ विक्ट्री फॉर वियतनाम, और फिर अमेरिकन को हटना पड़ा वियतनाम। तो लिहाजा ये विक्ट्री हो गई है ईरान की, क्योंकि देखिए वो सरेंडर नहीं करेंगे, चाहे आप जो कर दें, जो अमेरिकन और इजरायली करें, दे विल नॉट सरेंडर। जो उनमें स्पिरिट है, एंड दे आर यूनाइटेड। नेशन अगर यूनाइट हो जाए, देखिए हमारा जैसे इंडिया में हम लोग आपस में लड़ते हैं रिलीजन कास्ट वगैरह पे, भी आर डिवाइडेड जी। अगर यूनाइट है तो कोई हमको कुचल नहीं सकता। जैसे तो ईरान ने मिसाल बना दिया पूरी दुनिया के अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। It is not just the Iranians are not just fighting for themselves. They have set an example for all underdeveloped nations कि तुमको real independence चाहिए तो you must get united and fight bravely for independence. तो ईरान लड़ता जाएगा, हालांकि देखिए ये लड़ाई अभी चलेगी, ये ना समझिए, क्योंकि अमेरिका भी बहुत सबसे पावरफुल नेशन है वर्ल्ड में, ऐसे हार नहीं मानेगा। सही। तो लिहाजा मुझे लगता है ये अभी कई महीनों या हो सकता है कई सालों लड़ाई चलेगी, जैसे वियतनाम में चली थी। तो काटू साहब एक चीज बताएं, जो भी हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत बार इन 2 हफ्तों के दौरान ही कहा गया, बल्कि ट्रंप के इस तरह के ट्वीट भी थे कि वो एक वक्त पे ईरानी लीडरशिप से बड़े मुतासिर हुए, तारीफें भी की उन्होंने, और सीज फायर की बात भी कह दी, एग्रीमेंट की बात भी कह दी।
फिर बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है, कभी ईरान की तरफ से, कभी अमेरिका की तरफ से। अब जो सूरत हाल बेहतर हो रही थी तो पता चला कि यूएस नेवी ने ईरानी शिप्स को रोक दिया, फिर स्टेट ऑफ हार्मोज डिस्टर्ब हो गया। सर ये क्या मामला है कि क्यों सेटल नहीं हो पा रहा? क्या डोनाल्ड ट्रंप किसी दबाव में है, कोई प्रेशर है उनके ऊपर? देखिए, आपको कुछ चीजें जरा गहराई में जाना पड़ेगा समझने के लिए। पहला तो ये है कि ईरान इज नॉट प्रूविंग टू बी अ न्यू कॉलोनी। जी, मैंने आपको भी कहा था कि 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई तो ये इंपीरियलिस्ट पावर्स दे स्विच्ड ओवर फ्रॉम डायरेक्ट रूल टू इनडायरेक्ट रूल, यानी फ्रॉम कॉलोनियलिज्म टू नियो कॉलोनियलिज्म। उनकी फौज हट गई, उनके सिविल सर्वेंट वगैरह सब हट गए, मगर कंट्रोल बनाए रखे थ्रू द लोकल पपेट्स इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इकोनॉमिक। आप समझे ना? तो लिहाजा ईरान वाज प्रूविंग टू बी एन एक्सेप्शन टू द रूल। बाकी सब मिडिल ईस्ट कंट्री के, मिडिल ईस्ट में क्या है, गवर्नमेंट्स आर ऑल यूएस पपेट्स, द पीपल आर ऑल वेरी एंटी अमेरिकन, यानी द गवर्नमेंट आर प्रो अमेरिकन, पीपल आर एंटी अमेरिकन इन ऑल द मिडिल ईस्ट कंट्री, चाहे सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, ये जॉर्डन हो, लेबनान हो, और बहराइन हो, कतर हो। पीपल आर वेरी हॉस्टाइल टू अमेरिका, मगर वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि बोलेंगे तो हमको पकड़ लिया जाएगा, हमको टॉर्चर किया जाएगा, मार डाला जाएगा, तो चुप लगा। मगर अब जब ईरान ने ये हिम्मत दिखाई है और लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इन कंट्री, अदर कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, इनके लोगों में भी अब वो स्पिरिट अराउज हो रही है। जैसे आपने देखा होगा हिजबुल्लाह और हुती और इराकी, इन्होंने शुरू कर दिया, हथियार उठा लिए हैं लड़ना। और भी कंट्री जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के कतर ने भी अमेरिका से कह दिया ना कि बेसिस खाली करें और वो घर को जाएं, तो ये तो एक फैक्टर नजर आ रहा है ना सर? देखिए, मैंने बताया आपसे कि जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझिए कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था वो ये था, फ्रॉम कॉलोनियलिज्म इट वाज ट्रांसफॉर्म टू न्यू कॉलोनियलिज्म। तो न्यू कॉलोनियलिज्म में फॉर्मल तो इंडिपेंडेंस है, मगर सब्सटेंस इज रिमेन द सेम, यानी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉर्मर कॉलोनी रिमेन एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं आया। काटो साहब, ये ठीक है, ये पॉइंट टेकन। मुझे बताएं, इस पूरी जंग में देखें, जंग दरअसल तो थी ईरान और इसराइल की। अमेरिका ने उसमें अपना फिर किरदार अदा किया, इन वे डिफेंस किया इसराइल का, और फिर अपेरेंटली ये जंग ईरान और यूएस जंग हो गई। इसराइल इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा इस पूरे डायलॉग में, इस एग्रीमेंट में। इसमें इसराइल का जो रोल है वो आप किस तरह का देख रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए सारी शरारत अगर कहीं से की जा रही है तो इसराइल की जानिब से की जा रही है। नहीं, ये गलत ख्याल है। इजराइल इज नथिंग बट अ पपेट ऑफ यूएसए। आप समझिए सर, हु इज पपेट ऑफ, एक्चुअली ये बता दें, पहले यही साफ कर दें कि क्या यूएस इज अ पपेट ऑफ इसराइल या इसराइल इज अ पपेट ऑफ यूएस है? यही कंफ्यूजन दूर नहीं हो पा रही। आप जरा 2 मिनट वक्त दीजिए तो समझ जाएंगे, वक्त नहीं देंगे आप नहीं समझ पाएंगे। सर समझा दें। पहले तो आप समझिए पहले इजराइल क्रिएट क्यों हुआ। 1948 में क्रिएट हुआ। उसका वजह क्या था कि फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में पाया गया कि बहुत तेल का भंडार है मिडिल ईस्ट, huge oil reserves, and that was needed by the Western industries which were growing. So the Western powers created Israel as a Western military outpost or garrison to safeguard the supply of Middle East oil to the West. But Israel is nothing but a Western armed outpost planted in the heart of the Middle East. ये तो बहाना दिया कि साहब जूस को अपना होमलैंड चाहिए था क्योंकि बड़ा जुल्म नाजीज ने किया उन पे, ये वो, तो उनके लिए अपना स्टेट की, मगर ये सब बहानेबाजी थी। रियल रीजन फॉर क्रिएटिंग इट वाज दैट एन आर्म्ड वेस्टर्न आर्म्ड गैरिसन वाज नीडेड इन द हार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट टू इंश्योर द सेफ सप्लाई ऑफ ऑयल फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू द वेस्टर्न कंट्रीज, पर्टिकुलरली यूएसए। ये दिस इज द रियल रीजन फॉर क्रिएटिंग इजराइल। अब देखिए, इजराइल के जितने हथियार हैं सब अमेरिका से आते हैं। इजराइल के मैसिव एड अमेरिका देती है, क्रिटिकल सप्लाई सब अमेरिका देती है। इजराइल कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू वीक्स विदाउट अमेरिकन हेल्प।
ये समझना कि इजराइल इंडिपेंडेंट कंट्री, बिल्कुल आपको फैक्ट्स नहीं मालूम। इजराइल कुछ हफ्ते नहीं चल सकता बगैर अमेरिकन एड के। इट इज नथिंग बट एन अमेरिकन पपेट। तो लिहाजा ये बिल्कुल गलत फहमी है कि इजराइल ने अमेरिका को ऑर्डर दिया कि लड़ाई शुरू करो ईरान। उल्टी बात है। देखिए, ये आप समझिए कि अमेरिका इज रियली नॉट रूल्ड बाय इट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, इट इज रूल्ड बाय द बिग बिजनेस क्लास ऑफ यूएसए। ओके। समझा? American big business class is divided into two groups. First group are the arms manufacturers. ओके। बड़ी gigantic companies हैं, जैसे बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन है, आरटीएक्स कॉर्पोरेशन है और नॉर्थरोप ग्रुमन है। ये बड़ी बड़ी जनरल डायनेमिक्स, ह्यूज कॉर्पोरेशन। अच्छा, एंड द सेकंड ग्रुप इज द रेस्ट, बाकी सारी इंडस्ट्री। And often the dominant group is the arms manufacturers. वो आर्म मैन्युफैक्चरर्स चाहते हैं कि जंगें हों, क्योंकि जंग होगी उनका डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स, दैट इज द वेपन्स, वो बरकरार रहेगा और बल्कि बढ़ेगा। इससे प्रॉफिट मुनाफा होगा। मगर अगर जंगें नहीं होंगी तो डिमांड फॉर द वेपन्स नहीं होगा, तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो दे and these arm manufacturers, they are the real rulers of America and they control the politician, including US president वगैरह, सबको ये कंट्रोल करते हैं by various means, और मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं। and they want regular wars। जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरिया में वॉर शुरू हुई, वो खत्म हुई। कुछ वक्त के बाद वियतनाम में शुरू हुई, वो खत्म हुई। कुछ वक्त के बाद इराक में, फिर अफगानिस्तान में, अब ये ईरान में, और बीच में छोटी छोटी लड़ाइयाँ जैसे ये वेनेजुएला वगैरह छोटी बहुत सारी हुई। तो दे वांट रेगुलर वॉर्स होती चले। एंड जो अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं, दे आर इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय दीस आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स। आप समझे ना, दे आर द रियल रूलर्स। यही मालिक। ये गलत फहमी है कि ट्रम्प को आजादी है, जो चाहे करे। He will be compelled by the arms manufacturer कि नहीं, ये जंग चलाओ ताकि हमारा मुनाफा होता चले। आप लोग थोड़ी सी गहराई में सर एग्री। मुझे ये बताएं कि क्या इस वक्त ट्रम्प को इम्पीचमेंट का डर है? क्या कोई एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जाता है? क्या इस तरह का कोई स्कैंडल? बिकॉज अपेरेंटली व्हेन ट्रम्प केम इनटू द पावर, उनका एक बड़ा क्लियर मोटिव था, नो मोर वॉर्स। उन्होंने 20 साल से जारी अफगानिस्तान की जंग को खत्म कर दिया। अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो एक ऐसी जंग का हिस्सा क्यों बन रहे हैं जो खुद अमेरिका की कभी थी ही नहीं। देखिए, ट्रम्प पे भरोसा न करिए, कभी कुछ कहता कभी कुछ कहता, इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। सही। मगर आप ये समझिए कि ट्रम्प का भी मालिक है, दैट इज द बिग बिजनेस क्लास, पर्टिकुलरली द आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स। सही। दे आर द रियल रूलर्स ऑफ अमेरिका। थोड़ा सा आप गहराई में जाइए, आप लोगों की बड़ी सुपरफिशियल नॉलेज है। थोड़ी सी सर, उन्हीं गहराइयों तक पहुंचने के लिए तो आपसे गुफ्तगू करते हैं और हमारे व्यूअर्स को एजुकेट करते हैं। सर, आपको मैं समझा रहा हूं कि आर्म मैन्युफैक्चरर्स विल, दे वांट दिस वॉर टू कंटिन्यू। तो ये अभी जंग चलेगी और खत्म नहीं होगी, और अमेरिका भी, इट इज अ सुपर पावर, ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड, तो वो आसानी से हार नहीं मानेगा। अभी ये देखिए होता है, अभी ग्राउंड ट्रूप्स भी आएंगे, ईरान में इन्वेजन भी होगा। जैसे वियतनाम में ग्राउंड ट्रूप्स आ गए थे 1965 में डनांग में। पहले बस वो एडवाइजर थे और एरियल बम्बार्डमेंट होता था, मगर एरियल बम्बार्डमेंट से काम नहीं चलता, आपको ग्राउंड ट्रूप भेजने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। तो ग्राउंड ट्रूप और इंटेंस हो जाएगी। गुरिल्ला वॉर जैसे वियतनाम में शुरू हुआ था। इनको मदद मिल रही है ईरानियन को फ्रॉम चाइना एंड रशिया। सीक्रेटली वो लोग हथियार भी दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी वगैरह दे रहे हैं। सैटेलाइट जैसे चाइनीज और रशियन सैटेलाइट्स हैं आसमान में, वो सीक्रेटली बता देते हैं ईरानियंस को कि ये जो अमेरिकन बेसिस है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, मिलिट्री बेसिस इन वेरियस कंट्रीज, ये कहाँ का, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो ईरानियंस कैन फायर देयर मिसाइल्स एंड ड्रोन्स एट दोज बेसिस। देखिए, ईरानियन ने बड़ी होशियारी से काम किया। जैसे वियतनाम में आपने अगर पढ़ा होगा कि वियतनामी लोग जो लड़ रहे थे जंग अमेरिका से, तो अमेरिका के पास तो एरियल पावर थी,
मैंने एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर जी। हो, वियतनामीज के पास ओनली ग्राउंड ट्रूप थे। तो वियतनामी ने क्या किया कि दे स्टार्टेड डिगिंग टनल्स। आप पढ़िए कूची जी। टनल, CUCHI, बड़े गहरे ऑलमोस्ट 100 मीटर अंडरग्राउंड, वहां पे पूरी सिटीज बना दी। इसी तरीके से ईरानियंस ने अंडरग्राउंड सिटीज बना दी हैं, पूरा 100 मीटर अंडरग्राउंड। वहां पे वहां से मिसाइल फायर करते हैं, क्योंकि अगर अर्थ के सरफेस से फायर करेंगे तो अमेरिकन और इजरायली उनको खत्म कर देंगे। तो लिहाजा डीप अंडरग्राउंड से वो मिसाइल और ड्रोन फायर करते हैं। वहां पे उनकी मिसाइल और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग वहीं होती है, डीप अंडरग्राउंड। होल cities have been made in many parts of Iran, deep underground. सर पॉइंट टेकन। अब मुझे ये बता दें, अभी आज एक बड़ी अहम मुलाकात एक्सपेक्टेड है इस्लामाबाद में। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका का एक बड़ा वफ्द आ रहा है, जेडी वेंस में हो सकते हैं। ईरानियन के बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद वो आए या ना आए। आपके ख्याल में अपेरेंटली ऐसा लगता है कि कुछ वक्ती तौर पे एक एग्रीमेंट हो जाए, सीज फायर तो हुआ है, एग्रीमेंट भी हो जाए कुछ वक्ती तौर पे, कि चले इस वक्त 6 महीने साल का जो अरसा है एक पुरअमन अंदाज से गुजारा जा सके? क्योंकि देखिए मार तो अमेरिका को बहुत पड़ चुकी है, अमेरिका भी जंग में जाना नहीं चाहेगा इस वक्त तक। डू यू थिंक कि ये कुछ हो सकता है? नहीं, ये सब बस एक टाइम गेन करने का तरीकेकार है? ये सब नौटंकी है, जस्ट ड्रामा। मैंने आपको बताया, आपने सुना नहीं। सर सुन लिया मैंने सर। बताया कि भाई सुनिए, अब फिर से हम रिपीट करें। आप समझिए, सुनना एक चीज होती है, समझना दूसरी चीज। समझे नहीं आप, सुना होगा। देखिए, तो ईरान 1979 में रियली इंडिपेंडेंट हो गया। दे बिकेम एन एक्सेप्शन, क्योंकि सारे मिडिल ईस्ट कंट्री फॉर्मली, तो जैसे सऊदी अरब कंट्री, सऊदी अरब की गवर्नमेंट फॉर्मली इंडिपेंडेंट है, बट द सऊदी रॉयल फैमिली इज ऑल यूएस पपेट्स। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ कुवैत एंड ऑल, दे आर ऑल यूएस पपेट्स। ओनली एक्सेप्शन वाज ईरान। और तो ईरान अगर सरवाइव कर गया तो इट विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर अदर कंट्रीज इन मिडिल ईस्ट एंड लैटिन अमेरिका एंड अदर्स, कि तुम लोग भी बहादुरी से लड़ो, रियल इंडिपेंडेंस पाओ। तो लिहाजा अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है ईरान को क्रश कर देना, उनको वहां पे बैठा देना, एक प्रो अमेरिकन पपेट गवर्नमेंट बैठाना। ये पूरा खेल चल रहा है। अब आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रही। चलिए ठीक है, मैं एक इंसाइट बता दें। यू आर इन इंडिया। देखें इस इंडिया में एक जनरल सेंटिमेंट क्या है इस पूरी वॉर को लेके। मैं एक इंडियन पब्लिक का ओपिनियन जानना चाहूंगा, फिर इंडियन गवर्नमेंट का ओपिनियन भी आप मुझे अगर बता सकें। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट इज न्यूट्रल। दे आर नॉट प्लेइंग एनी रोल इन दिस, दे आर प्रेफरिंग टू कीप न्यूट्रल। तो लिहाजा इज इट अ गुड स्ट्रैटेजी? इज इट अ गुड स्ट्रैटेजी? बिकॉज इसमें बड़े ग्लोबल डायनेमिक्स हैं, तो इस वक्त न्यूट्रल रहना इज इट अ गुड स्ट्रैटेजी? क्योंकि वहां मैं देखता हूं कि इंडिया में जो बहुत इसके ऊपर बात हो रही है। अरे बात करना, देखिए, स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी हो सकती है अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो। अगर डेवलप्ड इकोनॉमी हो, देन यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी। इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री की स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी हो ही नहीं सकती है। तो लिहाजा बेहतर है चुप लगाओ। जब तुम कुछ कर नहीं सकते हो, क्या फायदा इधर उधर की बातें करना। एंड जनरली अगर मैं लोगों की बात करूं, जो हमें वहां से जो खबरें दिखती हैं, लोगों का सेंटिमेंट क्या है? इज इट प्रो ईरानियन? इज इट प्रो इसराइली? व्हाट्स द जनरल सेंटिमेंट वहां पे इंडिया में? सुनिए, यहाँ पे हिंदुस्तान में 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में कुछ दिन के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। तो सारा फोकस इंडियन पब्लिक का लगा उन पे, वेस्ट बंगाल में, आसाम में, केरल में, तमिलनाडु में, पौंडीचेरी। तो लिहाजा किसी के पास टाइम नहीं है ईरान में के बारे में सोचने। ठीक है, सब अपने में लगे हुए। चलें, ये तो चलें, सब अपनी मस्ती में मगन है, तो इससे अच्छी क्या बात है। डॉक्टर साहब, फाइनल मुझे बता दें, इस पूरे सिनेरियो का ड्रॉबैक, क्या हम एक बड़ी जंग देख रहे हैं, या ये एक महदूद पैमाने की जंग रहेगी और ये ग्रेजुअली ग्रो करेगी? आप इसका क्लोजर कैसे देखते हैं? मैंने बता दिया, फिर आप रिपीट करवा दें। सर क्लोजर बता दें, आप ये बता दें, क्या मैं कोई एटॉमिक जंग देख रहा हूं? क्या मैं न्यूक्लियर जंग देख रहा हूं? क्या मैं देख रहा हूं कि अमेरिका कोई जापान वाला जो एक काम हुआ था फिर दोहराने जा रहा है? क्या फिर ईरान इसको मजीद नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहा है? क्या ईरान यूरेनियम
सरेंडर करेगा या नहीं करेगा, ये तो आम सवाल है ना सर। नहीं, सरेंडर तो नहीं करेगा। आप सुनिए, देखिए, I cannot predict what is going to happen in future, except that Japan will not surrender. इतना तो I can predict. मगर क्या कोर्स ऑफ इवेंट्स होंगे, किस तरीके से ये जंग चलेगी, I am not an astrologer and one cannot be rigid about historical forms. आप ये नोट कर लीजिए, one cannot be rigid about historical forms. किस तरीके से डेवलप करेंगे इवेंट्स, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। मगर ये चीज मैंने जो आपसे बताया था कि इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है इस जंग का और ईरान का जो स्टैंड है कि फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैज रिफ्यूज्ड टू बी अ न्यू कॉलोनी। यानी बाकी सब कंट्रीज, क्यूबा को छोड़िए, बाकी सब कंट्रीज बिल्कुल दे आर पपेट्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। कहने को आजाद हैं, हमारे इंडिया भी, आपके पाकिस्तान भी कहने को आजाद है, मैं दे आर ऑल, आई रिगार्ड देम ऑल एज पपेट्स ऑफ डेवलप्ड। ओनली एक्सेप्शन वाज ईरान। और क्योंकि ईरान एक एक्सेप्शन हो गया, ये अमेरिका के आंख में किरकिरी बन गया कि इसको अगर क्रश नहीं किया जाए तो ये स्पिरिट फैलेगी, इट विल इंस्पायर अदर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कि तुम भी लड़के रियल इंडिपेंडेंस पाओ। ईरान ने 1979 में जो शाह को ओवरथ्रो किया और आयतुल्लाह खुमैनी रूलर बने, उसके बाद 1989 में आयतुल्लाह खमैनी बने, दे हैव refused to surrender to America. ये नहीं, this is the important thing. They are an exception. बाकी सब कंट्रीज, आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज सब, they are all puppets. और माफ करिए, हम आपके पाकिस्तान को भी अमेरिकन पपेट मानते हैं, मगर वो छोड़िए, वो we may have a different opinion on this, but this is my opinion. तो लिहाजा ईरान is the only exception दुनिया में जो बड़ी बहादुरी से अपना इंडिपेंडेंस उसने पाया है और वो they are determined to retain that independence and not surrender before America. और ये इसलिए ये जंग लंबी चलेगी। देखिए वियतनाम में आप जानते हैं बड़ी लंबी जंग चली, पूरा अमेरिका ने जोर लगा दिया, मगर बहुत बमबारी करी, क्या क्या जुल्म किया अमेरिका ने, उनके ऊपर नेपाम फेंका और एजेंट ऑरेंज और क्या क्या हॉरिबल थिंग्स। मगर उन्होंने कहा, होची मिन ने जो रूलर उनके लीडर थे वियतनाम, उन्होंने अमेरिकन से कहा तुम हमारे 10 लोगों को मार दो और हम तुम्हारे सिर्फ एक आदमी को मार पाएंगे, फिर भी हम जीतेंगे, जीत हमारी होगी, क्योंकि they refuse to surrender. So by refusing to surrender, the Iranians have created a stalemate. और stalemate means ईरान की विक्ट्री, क्योंकि अमेरिकन अभी तो चलेगी लड़ाई, मगर एक, क्योंकि देखिए जंग बड़ी महंगी चीज होती है। एक मिसाइल, आप जानते हैं टोमाहॉक मिसाइल का दाम शायद मैंने देखा था कितना, $4 बिलियन होती है। सब इतना बिलियन ऑफ डॉलर्स पर डे खर्च हो रहा है, कहाँ से पैसा आएगा? इट विल कम बाय टैक्सिंग द अमेरिकन पब्लिक। तो अमेरिकन पब्लिक वैसे ही परेशान है, जो गैस प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है और टैक्सेस लगेंगे, तो वहां तो ऑलरेडी आप जानते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, उनका नाम है नो किंग्स मूवमेंट, बहुत आप यूट्यूब पे देखिए, बहुत हो रहा है और अब बढ़ता चलेगा। और देखिए जब ग्राउंड फोर्सेस जाएंगी ईरान के अंदर तो बॉडी बैग विल स्टार्ट कमिंग बैक, जैसे वियतनाम में डेड अमेरिकन सोल्जर्स की बॉडी बैग्स वापस अमेरिका आए तो बड़ा हल्ला हुआ, तो वैसे ही अभी तो मुश्किल से 19-20 अमेरिकन मारे गए, मगर जब ग्राउंड ट्रूप्स आएंगे गुरिल्ला वॉर शुरू होगी तो सैकड़ों हजारों अमेरिकन ट्रूप्स मारे जाएंगे, उनके बॉडी बैग्स वापस जब अमेरिका आएंगे तो और अमेरिकन पब्लिक में मूवमेंट अपोजिंग द वॉर और बढ़ता चलेगा। ऑलरेडी मैंने देखा ओनली 20% अमेरिकन पब्लिक सपोर्ट दिस वॉर। ये आप ओपिनियन पोल देख लीजिए, यानी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन पब्लिक आर अपोज टू दिस वॉर, मगर वो इस पे प्रेशर है ट्रम्प पे बाय द आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स की जंग चलाओ, क्योंकि क्या था कि कोई जंग वंग हुई नहीं थी बहुत साल से, तो उनके प्रॉफिट नहीं हो रहे थे। आफ्टर द एंड ऑफ द अफगान वॉर कोई वॉर हुई नहीं, तो वो चाहते हैं वॉर्स हों तो वॉर से प्रॉफिट्स होंगे।
अमेरिकन आर्म मैन्युफैक्चरर वांट कांस्टेंट रेगुलर वॉर्स, तो लिहाजा अभी ये चलेगी और लंबी चलेगी।